हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं और इसमें से बच्चों 2022 में भी 10 से 12 क्वेश्चन आए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है बच्चों। और आज के इस वीडियो में हम 3 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि अगर हम लगातार बच्चों अगर इसमें देखिए केमिस्ट्री में थ्योरी ज़्यादा होती है। अगर एक ही वीडियो को हम पूरी तरह से एक ही वीडियो में सब कवर करेंगे बच्चों तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इससे आपके माइंड पर ही प्रेशर होगा। तो इसमें हम 3 चैप्टर 4 चैप्टर ऐसे लेकर के सीरीज चलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ठोस अवस्था, विलयन और वैद्युत रसायन, इन 3 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। और हाँ बच्चों, इन क्वेश्चन की खास बात यह है रसगुल्लों, अगर आपने इनको तैयार कर लिया तो अब आपको भटकना नहीं पड़ेगा, यानी आपको बाहर बहुत कुछ देखना जो पड़ता है वो नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले चैप्टर से पहला क्वेश्चन। ठोस अवस्था से ये क्वेश्चन है, कह रहा बच्चों कि ठोस कठोर होते हैं क्यों? ठोस कठोर होते हैं क्यों, क्या रीजन है? देखिए ध्यान से समझना। कह रहा है कि ठोस के अवयवी कण, ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कणों में बच्चों परमाणु, अणु या फिर आयन हो सकते हैं। कि जो ठोस के अवयवी कण होते हैं इनकी क्या है, स्थितियां स्थिर रहती हैं। यानी ये जो बच्चों अणु होते हैं ये बहुत ज्यादा इधर उधर घूमते नहीं हैं, अर्थात ये गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है ना। जैसे गैस में होता है तो गैस के अणु दूर दूर होते हैं तो भाई वो क्या है, इधर उधर गति करते हैं यानी भागते हैं। लेकिन बच्चों इसमें क्या होता है कि जो ठोस के कण हैं वो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। इस कारण इनके कणों के बीच प्रबल अंतराण्विक बल होते हैं तथा इसी कारण क्या है, ठोस कठोर भी होते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आया? ये क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और हाँ बच्चों, एक और बात आपको जानना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है, जो ये सीरीज हम ले आ रहे हैं, यानी ये जो स्टार्ट किए हैं, आज जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों आपके 2 नंबर वाले हैं और हर एक चैप्टर से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम उठा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री में उनकी संख्या 8 होती है। यानी बच्चों 16 नंबर के भाई साहब 70 में से 16 नंबर के, ठीक है ना, 70 में से 16 नंबर के यही पूछे जाएंगे। 8 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए पूरा का पूरा खेल इन्हीं का होता है। इसलिए बच्चों इसमें जो थ्योरी ज्यादा आती है उसी को देखते हुए हमें तैयारी करना है। क्वेश्चन दूसरा चलिए देखते हैं। कह रहा है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? देखिए अतिशीतित का मतलब बच्चों धीरे धीरे बहना, यानी द्रव की भांति। देखिए अतिशीतित का मतलब धीरे धीरे बहना, द्रव यानी द्रव की भांति। तो कांच को एक अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। चलिए देखिए इसका रीजन क्या है, ध्यान से समझना। हमने बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग किया है बच्चों, ठीक है ना। कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है ना। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है यानी जिसमें क्रिस्टल नहीं बनते हैं, ठीक। और द्रवों के समान कांच में बहने का गुण पाया जाता है, ठीक है ना। यानी द्रवों की तरह कांच में भी एक बहने का गुण होता है, यद्यपि यह प्रवाह बहुत मंद होता है। यानी ये जो बहने का गुण होता है बच्चों, हालांकि ये बहुत ही धीमा होता है, ठीक, लेकिन क्या है उनमें बहने का गुण जरूर होता है और इसीलिए बच्चों कांच को अतिशीतित द्रव माना जाता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है, ठीक। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन को आगे देखते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अब की साल 2022 में भी पूछा गया था और अब की साल क्या बच्चों लगभग हर एक साल पूछा जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या है, ए बी है तो एम देगा, पी क्यू देगा, आर एस देगा, बट थोड़ा सा क्या है इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है वो कहीं ना कहीं मैच करता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि तत्व ए तथा बी से बने यौगिक की संरचना घनीय है।
जिसमें ए परमाणु घन के कोनों पर और बी परमाणु फलक केंद्र पर है। तो यौगिक का सूत्र लिखिए। और आपको बता दें बच्चों, ये देखिए एक प्रकार का ये न्यूमेरिकल में होता है, लेकिन हमने इसको 2 नंबर वाले श्रेणी में रखा है क्योंकि उसी में क्वेश्चन आया था। और बाकी बात करें बच्चों न्यूमेरिकल की, तो उसके लिए परेशान मत रहिए। क्यों? क्योंकि हमने उनको पहले ही देख रखा है। अगर आपने नहीं देखा प्लेलिस्ट में चेक करो भैया, चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल बताया है केमिस्ट्री का। आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं, सो देख लीजिए पहले फिर बोलिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सबसे पहले कह रहा है कि घनी संरचना है, तो अपन क्या करते हैं रसगुल्लों, एक घन बना लेते हैं, है ना। एक क्या करते हैं हमने, भाई बड़ा छोटा बड़ा हो गया, कोऑपरेट करना, वो गलत हो गया। चलिए इधर देखते हैं। एक क्या कर रहे हैं हम कि घन का निर्माण कर दे रहे हैं, ठीक है ना। एक घन का निर्माण कर दिए। कह रहा है कि बच्चों ए और बी से बना है, जिसमें ए क्या है घन के कोनों पर। तो भाई घन के कोने, अगर हम कोने काउंट करेंगे तो रसगुल्लों कितने कोने बन गए, तो भैया यहाँ पर बन गए 8 कोने, है ना। गिन लीजिए आप, ठीक है ना। इस तरह से 8 कोने हैं। और कह रहा है, ठीक है ना, और बी परमाणु फलक केंद्र पर है। और फलक में आपने फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका में पढ़ा होगा बच्चों कि सामने आमने, चाहे इधर इधर आमने सामने का फलक हो, यानी दाएं बाएं का, या फिर आमने सामने का, या ऊपर नीचे का। तो फलक में क्या है, 2 विपरीत फलक लिया जाता है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, चलिए देखिए। कह रहा है कि ए तथा बी से बने परमाणु में कि हाँ यौगिक की संरचना घनी है और एक घन के कोनों पर है। तो ए बच्चों, ए का जो होगा यहाँ पे घन के कोनों पर है, ठीक है ना। तो कोनों पर ये बताइएगा टोटल कितने हैं बच्चों, 8 कोने हैं। और इसमें से क्या है, एक कोने का हम निकालेंगे तो 1/8 कर देंगे, तो ये कट के आ गया, यानी ए का जो आया बच्चों रेशियो 1 आ गया। और बी क्या कह रहा है बच्चों कि बी जो परमाणु है वो कहाँ पर है, बी परमाणु जो है वो है फलक के, और 6 फलक होते हैं। देखिए एक भैया जैसे बंद कमरा है तो बंद कमरे में 6 फलक होंगे ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है ना, आगे पीछे। ठीक इस तरह से बच्चों क्या होंगे, 6 फलक होंगे। तो 6 फलक हैं और उसके बाद इसमें विपरीत फलक लिया जाता है, चाहे तो आमने सामने का लीजिए, आगे पीछे का, 2 विपरीत फलक लिया जाता है, इसलिए 1/2 कर देते हैं। तो इसमें बच्चों बी का रेशियो कितना आया, 3 आया। तो यानी ए अनुपात जो बी का मान निकल कर आया वो आया रसगुल्लों 1:3। तो भाई सूत्र अगर हम बात करेंगे, सूत्र तो ए का मान 1 है, लिखा नहीं जाएगा, और बी की जगह पर 3 है बच्चों, तो 3 AB3 यही हो जाता है। और क्वेश्चन भी यही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा था, कोई भी अंतर नहीं था। चलिए यहाँ पर हमने सॉल्व किया भी है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है ना। हमने इसको सॉल्व कर दिया है ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो स्क्रीनशॉट करने में, और इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, परेशान मत रहिए। कह रहा है देखिए क्या हमने किया है, एक घनी संरचना बनाया है, ए परमाणु घन के कोनों पर है, इसलिए परमाणु की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 1/8 × 8 क्यों होगा, हमने भी आपको बताया क्योंकि 8 कोने हैं। और भाई 1 पे निकालेंगे तो 1/8 कर देंगे, 7 पे कहता 7/8 करते, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है, इसका रेशियो 1 निकल कर आया। और बी परमाणु फलक केंद्र पर है, तो 2 विपरीत फलक की बात करता है, चाहे आगे पीछे, आमने सामने, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, कहीं भी करिए, यानी 2 विपरीत फलक। इसलिए बी के पर जो यानी फलक केंद्र पर परमाणुओं की संख्या 6 फलक होते हैं, और विपरीत 2 यानी आमने सामने यानी अपोजिट, तो 1/2 कर दिए। तो बच्चों कट के 3 आया, जो रेशियो निकल कर आया A अनुपात B बराबर कितना, 1:3, ठीक है ना। इसलिए सूत्र क्या हो जाएगा, AB3। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों ये भी बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया है। कह रहा है कि बच्चों आयनिक ठोस तथा धात्विक ठोस में क्या अंतर है। देखिए आयनिक ठोस क्या होता है बच्चों, पहले उसको समझ लीजिए। आयनिक ठोस क्या है, धात्विक ठोस, क्योंकि बच्चों अगर यही नहीं पता होगा हमें रसगुल्लों कि आयनिक ठोस क्या है, धात्विक ठोस क्या है, तो अंतर कहाँ से देंगे भैया, हमें अंतर पता ही नहीं चलेगा। देखिए आयनिक जो ठोस होते हैं रसगुल्लों, आयनिक का मतलब जिसमें आयन के कारण चलकता हूँ, लाइक दैट भैया NaCl है, नमक है तो आयनिक ठोस है। क्यों, क्योंकि इसमें Na+ आयन है और उसके बाद Cl- आयन है, हो गया ना। तो ये है आयनिक ठोस। अब बच्चों देख लेते हैं कि धात्विक ठोस कौन है, ठीक है ना, कौन धात्विक ठोस है। तो धात्विक ठोस यानी जिसमें, देखिए इसमें क्या है, वैद्युत की जो चालकता है बच्चों आयन के कारण होती है। और धात्विक ठोस ऐसे ठोस जिसमें विद्युत की चालकता क्या है, किसके कारण होती है बच्चों, इसमें क्या होते हैं, देखिए कहाँ गया,
हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, धात्विक ठोस में इलेक्ट्रॉन के द्वारा, इसमें आयनों के द्वारा। इसमें भैया धात्विक ठोस में क्या आएगा, लाइक दैट, जैसे कोई हो गया तार हो गया, भाई तार में क्या है, चाहे एल्यूमिनियम का हो, कॉपर का हो, Au हो, Ag हो, कोई भी हो, तो भैया उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा आवेश का प्रवाह होगा, लेकिन इसमें आयनों के द्वारा आवेश का प्रवाह यानी चालकता होती है। ये अंतर तो समझ में आ गया है ना। चलिए अब देखिए, तार जरूरी नहीं ये विलयन में के रूप में भी होता है, जरूरी नहीं कि केवल तार, ठीक है, लेकिन ये धात्विक में केवल आयनों के द्वारा चालकता होती है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ठीक, चलिए अब अंतर देख लेते हैं कि अंतर क्या लिखना है हमें। देखिए आयनिक ठोस में क्या होता है बच्चों कि इसमें आयन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, जैसे NaCl है। भैया NaCl क्या है, जैसे ये ठोस अवस्था में जब तक रहेगा बच्चों ये स्वतंत्र नहीं है जब तक इसे जल में ना घोला जाए, तो इसमें आयन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, जैसे क्या है तार है, ठीक है ना, उसमें क्या है इलेक्ट्रॉन के द्वारा हमें अभी बताया हमने, ठीक, चालकता होती है। और आयनिक ठोस में ये केवल जलीय अवस्था में चालन का कार्य करते हैं, जैसे भैया नमक है, नमक है रसगुल्लों, जब तक इसको आप पानी में नहीं घोलोगे इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, जैसे ही नमक का घोल बनाओगे तुरंत ही उसमें चालकता का गुण उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना, इतना जरूर याद रखना। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों कि आयनिक जो ठोस हैं ये केवल जलीय अवस्था में चालन का कार्य करते हैं, लेकिन जो धात्विक ठोस होते हैं ये ठोस अवस्था में भी चालन का कार्य करते हैं। कहने का मतलब अगर जलीय अवस्था में है तो भाई काम करेंगे ही, ये ठोस अवस्था में भी चालन का कार्य करते हैं। ठीक, चलिए अंतर तीसरा देखते हैं बच्चों कि इनके कणों के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, ठीक है ना। क्यों भाई स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है आयनिक ठोस में, ये जो जैसे उनको क्या है बांधे रखता है। इसमें जैसे हमने बताया ना नमक हो गया, ठीक है ना, H2SO4 हो गया, HCl हो गया, तो इन सब का विलयन, तो इसमें कणों के बीच स्थिर आकर्षण मतलब विद्युत आकर्षण बल होता है और उसी के द्वारा क्या होता है बच्चों चालकता होती है। और धात्विक ठोस में दुर्बल या प्रबल बंध हो सकता है, इसीलिए इसमें दुर्बल बंध भी हो सकता है प्रबल बंध भी। बात समझ में आई। चलिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 है बच्चों ये भी 2022 में पूछा गया था, हालांकि इसके पहले भी आया था और इसमें जो दोष से संबंधित अंतर है वो 3 सेट में आया था, हालांकि हमने उसको भी देखा है, आप परेशान मत रहिए, ठीक है ना। कि स्टाइकियोमेट्री दोष क्या है और यह कितने प्रकार का होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो देखिए स्टाइकियोमेट्री दोष होता क्या है बच्चों कि किसी यौगिक के क्रिस्टल में उपस्थित वह दोष जिसके कारण यौगिकों में धनायनों एवं ऋणायनों का अनुपात यौगिक के अणुसूत्र के समान ही रहता है, उसे कहते हैं स्टाइकियोमेट्री दोष कहते हैं, ठीक है ना, उसे स्टाइकियोमेट्री दोष कहते हैं। और यह 2 प्रकार का होता है। चलिए ये दोष नहीं समझ में आया, डोंट वरी, हम आपको बताते हैं कि कैसे समझना है कि यह 2 प्रकार का होता है। तो इस परिभाषा को बच्चों आप इसके प्रकार से ही समझ जाएंगे। यह स्टाइकियोमेट्री दोष में कह क्या रहा है कि किसी यौगिक के क्रिस्टल में उपस्थित वह दोष जिसके कारण, यानी ऐसा दोष जिसके कारण यौगिक में धनायन एवं ऋणायन का जो अनुपात हो वो यौगिक के अणुसूत्र के समान रहता है, उसे स्टाइकियोमेट्री दोष कहते हैं। और ये 2 प्रकार का होता है। पहला है बच्चों फ्रैंकेल दोष। चलिए इसको देख लेते हैं कि फ्रैंकेल दोष क्या है और साटकी दोष क्या है। दोनों इसमें अगर हम बात करें बच्चों अंतर भी पूछा गया था, ठीक है ना, अंतर तो भैया 2 से 3 सेट में पूछा गया था और हर साल आता है, ये मान के चलिए, ठीक है ना। हमने अंतर वाले वीडियो में इसको अच्छे से समझा है, बाकी परेशान मत रहिए, फिर से ला देंगे वीडियो, डोंट वरी, हम हैं तो टेंशन नहीं लेने का भाई। चलिए इसमें फ्रैंकेल दोष क्या है उसको समझने से पहले बच्चों हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, क्योंकि रट्टा नहीं मारना है रसगुल्लों, हमें तो समझना है भाई। जब तक चीज़ें हमारे माइंड में नहीं स्टोर होंगी हम क्या समझेंगे। चलिए जैसे ये देख लीजिए, जैसे हम एक संरचना बना देते हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं भाई प्लस माइनस, फिर ऐसे इधर प्लस, ठीक है ना, माइनस प्लस, ऐसे करके चारों तरफ ये आयन है, ठीक है ना, ये धनायन है ऋणायन है, धनायन है ऋणायन है, इस तरह से ये क्या है इसमें अणु हैं। तो इसमें ध्यान से समझना कि फ्रैंकेल, पहले देख लेते हैं कि फ्रैंकेल दोष होता क्या है।
जैसे ये क्या है बच्चों, यहाँ पर ये जो क्या कहते हैं, जैसे आयनिक ठोस। अब आयनिक ठोस में हमने बताया ना कुछ भी हो सकता है, ये सारी चीजें सब आयनिक ठोस हैं, ठीक है ना। तो ये आयनिक ठोस की एक संरचना है और इसमें मान लेते हैं कि यहाँ पर जैसे जितने भैया यहाँ पर कॉर्नर हैं, ठीक है ना, हर जगह अवयवी कण मान लेते हैं उपस्थित हैं, इस तरह से हर जगह उपस्थित हैं। जब आयनिक ठोस में उपस्थित आयन बच्चों अब अपना स्थान छोड़ करके, यानी यहाँ पर कोई आयन है, ये अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय छिद्र में चला जाए, यानी इस वाले भाग में चला जाए, चाहे यहाँ पर चला जाए, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ, चाहे जहाँ पर, यानी अपना स्थान छोड़कर किसी अंतराकाशीय छिद्र में चले जाते हैं, तो इसके कारण यहाँ पर यानी इस स्थान पर जहाँ से ये जाते हैं, यहाँ पर एक दोष उत्पन्न हो जाता है, उसी को अपन कहते हैं फ्रैंकेल दोष। अब चलिए परिभाषा देखते हैं भैया। अब तो इसका पोस्टमार्टम सिंपल तरीके से कर सकते हैं कि जब आयनिक ठोस में उपस्थित आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय छिद्र में चला जाता है, तो इससे उत्पन्न दोष को फ्रैंकेल दोष कहते हैं। हमने अभी बताया ना कि अपना स्थान छोड़कर ये अंतराकाशीय छिद्र बच्चों, ये जो बीच में खाली स्थान है, अंतराकाशीय छिद्र में चला जाए तो यहाँ पर एक दोष उत्पन्न हो जाता है, उसी दोष को अपन कहते हैं फ्रैंकेल दोष। और ये दोष जैसे AgCl, AgBr, ZnS, AgI आदि में होता है, ठीक। चलिए अब दूसरा क्या है कि दूसरा है बच्चों साटकी दोष, क्योंकि क्या कहते हैं जो स्टाइकियोमेट्री दोष है वो दो प्रकार का होता है। अब देखिए फ्रैंकेल दोष में तो ये अपना स्थान छोड़कर के अंतराकाशीय छिद्र में, लेकिन साटकी दोष में केवल इतना याद रखना रसगुल्लों, इसमें क्या होता है कि इसमें कोई जो आयन होता है बच्चों, वो अपने स्थान से अपना स्थान छोड़कर और कहीं नहीं जाता, बल्कि एकदम से गायब हो जाता है भैया, ये मिस्टर इंडिया बन जाता है ना, कि बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, बस इतना अंतर है। परिभाषा कैसे लिखेंगे चलिए हम देखते हैं कि जब आयनिक ठोस में उपस्थित आयन अपने स्थान से विलुप्त हो जाता है, यानी वो स्थान छोड़कर अंतराकाशीय छिद्र में जाए या न जाए, ठीक है ना, एकदम से अचानक से अपने स्थान से गायब हो जाए, तो इससे एक जालक रिक्तिका बनती है, यानी इससे एक रिक्तिका मतलब खाली स्थान, एक रिक्तिका बन जाती है बच्चों, इसे कहते हैं साटकी दोष। जैसे NaCl में साटकी दोष होता है, ठीक है ना। तो ये रहा स्टाइकियोमेट्री दोष और उसके प्रकार यानी फ्रैंकेल दोष और साटकी दोष। तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर जो 6 है भैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये कह रहा है कि एकक कोष्ठिका के घनत्व का सूत्र प्रयुक्त प्रतीकों के साथ लिखिए। 2 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो इस तरह से। बाकी बच्चों अब की बार लगभग 3 से 4 सेट में 5 या 7 सेट बने थे और उसमें से बच्चों 3 से 4 सेट में इसी फार्मूले पर बच्चों न्यूमेरिकल आया था। हमने बहुत न्यूमेरिकल देखा है, फिर से बोल देते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो है, चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब इसमें क्या कह रहा है बच्चों की घनत्व के लिए, तो घनत्व के लिए जो फार्मूला होता है रो बराबर, इसको रो पढ़ते हैं, रो बराबर Z इंटू M अपान A क्यूब गुड़े N सफिक्स से यानी Na, ये होता है घनत्व के लिए बच्चों फार्मूला, जहां पर रो क्या है, एकक कोष्ठिका का घनत्व। अब एकक कोष्ठिका क्या है इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है ना, परेशान मत रहिए। एकक कोष्ठिका का ये घनत्व है बच्चों, और उसके बाद Z क्या है, एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, और उसके बाद M क्या है बच्चों, तत्व का मोलर द्रव्यमान, ठीक है ना, मोलर द्रव्यमान है। और A क्यूब क्या है, ध्यान से समझना, देखिए A क्यूब बच्चों, तो ये A क्यूब है घन का आयतन, लेकिन अगर A अकेले है तो उसको क्या पढ़ेंगे, तो कोर की लंबाई, उसमें जैसे ये क्रिस्टल जालिका होती है ना, इस तरह से भैया संरचना बनी है, तो इसमें बच्चों ये कोर की जो लंबाई होती है, ठीक है ना, यानी ये जैसे ये है तो कोर की जो लंबाई है वही क्या है, A है, ठीक। तो ये A कोर की लंबाई है, A क्यूब हो जाता है तो घन का आयतन। बाकी N सफिक्स A क्या है बच्चों, इसे कहते हैं आवोगाद्रो संख्या, ठीक है ना, क्या कहते हैं, आवोगाद्रो संख्या। और जगह लिखा रहता, और जगह पर लिखा रहता बच्चों एवोगेड्रो, आवोगाद्रो, तो परेशान मत रहिए, ठीक है ना, आवोगाद्रो संख्या है, ठीक, ये होता है। अब चलिए
इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों कि क्रिस्टल जालक तथा इकाई सेल की परिभाषा लिखिए। देखिए क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। देखिए अभी हमने जो एक फिगर बनाया बच्चों, यहाँ से इसको समझिए, ठीक है ना। परिभाषा क्या, परिभाषा तो पहले समझना जरूरी है, बाकी तो भाई साहब आप तो झंडा गाड़ दोगे, है ना। पीडीएफ तो हम आपको दे ही देंगे, तो झंडा तो काहे नहीं गाड़ेगो, बिल्कुल गाड़ोगे। चलिए ये बच्चों आपको एक संरचना दिख रही है ना। इसमें अगर हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों या यहाँ पर देखेंगे तो भैया ऊपर से एक लाइन ये है, एक लाइन ये गई है और ये, तो ये 3 डायमेंशनल है। मान लेते हैं ये अल्फा कोण है, ये बीटा कोण है और रसगुल्लों ये क्या है, गामा है। तो किसी जगह पर आप देखेंगे इस तरह से 3 डायमेंशनल यानी त्रिविमीय संरचना बन रही है। तो क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कणों की, अब यहीं पर तो अवयवी कण होते हैं भैया, यहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे, जितने कॉर्नर हैं हर जगह पर अवयवी कण होंगे, है ना। तो क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है बच्चों, वो त्रिविमीय होती है, 3 डायमेंशनल। कहीं पर भी देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो इधर से लाइन है, इधर से इधर है, यहाँ पर देखेंगे तो इधर लाइन है, इधर है, इधर है, ठीक है ना। तो हर जगह बच्चों क्या है, एक 3 डायमेंशनल संरचना होती है। तो क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कणों की व्यवस्था होती है वो त्रिविमीय होती है। त्रिविमीय का मतलब 3 डायमेंशनल, 3 विमा है, मान लेते हैं x है, y है, z है, तो त्रिविमीय होती है। और इसी व्यवस्था को बच्चों कहते हैं क्रिस्टल जालक। है ना आसान, है ना आसान, बहुत ही आसान है बच्चों। परिभाषा क्या लिखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस में, ठीक है ना, क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण, या फिर क्रिस्टलीय जालक में लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण एक त्रिविमीय, एक बच्चों क्या होते हैं, त्रिविमीय में नियमित व निश्चित व्यवस्था में होते हैं। यानी क्रिस्टलीय जो ठोस है इसमें जो अवयवी कण होते हैं एक त्रिविमीय में नियमित व निश्चित व्यवस्था में होते हैं, और अवयवी कण की इस त्रिविमीय व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। जैसे हमने ये लिखा है, ठीक ना, इसी व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब दूसरा है बच्चों इकाई सेल, ठीक है ना, क्योंकि क्रिस्टल जालक है, और दूसरा है इकाई सेल। देखिए इकाई सेल क्या होता है, ठीक है ना। इकाई सेल का मतलब है जैसे हमने बताया, और एक बड़ा सा आप क्या है क्रिस्टल जालक की संरचना बना लीजिए, तो भैया यहाँ पर एक छोटा सा बनेगा, है ना, यानी पूरा इस वाले की ये समझ लीजिए परछाई है, और यहाँ से इसको बड़ा करना चाहेंगे इतना बनेगा, फिर इतना बनेगा। तो इस तरह से बच्चों ये एक बड़ा, इस पूरे भाग का एक छोटा भाग है कि नहीं, है एक छोटा भाग है रसगुल्लों, ठीक है ना। तो यही चीज समझना है हमें। तो क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टलीय जालक, ठीक है ना, जो संपूर्ण यानी क्रिस्टल का प्रतिबिंब हो, जो संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब हो, उसे एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका या फिर बच्चों क्या कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं। यानी इस संपूर्ण, ठीक है ना, ये इस संपूर्ण वाले भाग का, तो क्रिस्टल जालक ये पूरा क्रिस्टल जालक है। तो क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल जालक का एक प्रतिबिंब हो, उसे कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका या इसी को इकाई सेल। तीनों एक ही चीज है, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बच्चों वो विलयन चैप्टर, सॉल्यूशन चैप्टर से है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि मोलरता को परिभाषित कीजिए। अब की साल भी पूछा गया था और भैया हर साल आता है, ठीक है ना, तो इसको भी अच्छे से देख लेना, और इस पे तो न्यूमेरिकल जरूर आता है, ठीक। तो कह रहा है कि मोलरता को परिभाषित कीजिए। देखिए रट्टा मरवाना या रट्टा मारना या फिर ऐसे ही आपको रटाना हमारी फितरत में नहीं है। तो हमारा तो सिर्फ एक ही काम है बच्चों कि जितना हो सके हम आपको समझाने का प्रयास करें। तो मोलरता क्या है, परिभाषा लिखने से पहले समझ लीजिए बच्चों। जैसे एक कास्केट है, कास्केट बोले तो कोई डिब्बा है, भाई ठंडी में हाथ भी नहीं काम कर रहा है, ठंडी में हाथ भी काम नहीं कर रहा है। तो एक डिब्बा है बच्चों, और यहाँ पर हम मान लेते हैं, ठीक है ना, इसमें हम मान लेते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन है, यानी 1 लीटर या फिर 1000 ml, बोलिए लीटर नहीं करना है तो भाई 1000 ml करिए। 1 लीटर ये विलयन है, और इसमें आप कोई विलेय की मात्रा, विलेय बोले तो बच्चों जो कुछ भी घोला जाता है,
ठीक है ना, उसको विलेय कहते हैं, और जिसमें घोला जाता है उसको विलायक कहते हैं। तो ये 1 लीटर विलयन है, और 1 लीटर में आपने ये विलेय कोई मान लेते हैं कि हमने ग्राम में कोई मात्रा घोल दिया, ठीक है ना, जैसे चीनी मान लिया, और इसमें हमने मान लिया कि भैया 50 ग्राम घोल रहे हैं चीनी हम। तो 1 लीटर विलयन में घुले, ठीक है ना, 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या, यानी जितना विलेय घोलेंगे उसके मोलों की संख्या को कहते हैं विलयन की मोलरता। देखिए मोलरता और मोललता 2 चीज़ें हैं, ठीक है ना। यहाँ पर यही समझना है, परिभाषा में हमने क्या बताया, किसी विलयन के, ये विलयन है, और विलयन के 1 लीटर में, 1 लीटर या 1000 ml बोलिए, 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को बच्चों विलयन की मोलरता कहते हैं। अब देखिए फार्मूला क्या है, देखिए फार्मूला क्या है, हमने कहा यहाँ पर कह रहा है कि मोलों की संख्या, भाई मोलों की संख्या है, और नीचे है बच्चों विलयन का आयतन, ठीक है ना, विलयन का आयतन है, और गुणे 1000 इसलिए करेंगे क्योंकि 1000 ml है, क्योंकि यहाँ पर आयतन भी आपका ml होगा तभी यहाँ 1000 करेंगे, अदरवाइज 1000 नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो मोलों की संख्या बराबर भी होता है बच्चों भार बटे अणुभार, ठीक है ना, और नीचे विलयन का आयतन है, भैया ये देखिए बटे का बटे है तो ये नीचे आ जाता है, और गुणे 1000। तो यहाँ पर जो फार्मूला होगा बच्चों, मोलरता बराबर W बाई M इंटू V, और ये ml में गुणे 1000, जहां पर ये W क्या है, विलेय का भार, यानी जो कुछ भी आपने इसमें घोला वो विलेय का भार है, और M क्या है बच्चों, इस विलेय का अणुभार, यानी उसमें अणुभार कैसे निकालते हैं, जैसे NaCl हो गया तो भैया Na का परमाणु भार लिखिए प्लस Cl का, तो इस तरह से यानी इनके परमाणु भारों का जो योग होता है उस तरह से अणुभार निकालते हैं। तो M क्या है, विलेय का अणुभार है, ठीक है ना, और V क्या है बच्चों, विलयन का आयतन। तो ये फार्मूला हो जाता है, ठीक है ना, कि M बराबर W बाई M इंटू V इंटू यहाँ से 1000 यानी 1000, और मात्रक क्या होता है बच्चों, मोल, या फिर इसी को मोल प्रति लीटर लिखिए, क्यों, क्योंकि 1 लीटर विलयन है, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, मोललता को परिभाषित कीजिए। देखिए मोलरता मोललता 2 चीजें होती हैं, और मोललता में रसगुल्लों बस इतना अंतर है, जहां पर 1 लीटर था वहीं पर 1 किलोग्राम विलायक करना है बस, बाकी पूरी चीज़ें जो है पूरा यानी सब चीज़ें सेम हैं। अब जब देखिए विलायक हो जाएगा तो भाई विलायक को कैपिटल W से दर्शाते हैं, तो परिभाषा कैसे लिखेंगे ध्यान से समझना। 1 किलोग्राम विलायक में, या फिर 1000 ग्राम बोल दीजिए, 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को बच्चों मोललता कहते हैं। देखिए मोलरता होगा तो 1 लीटर विलयन बोलेंगे, और मोललता होगा बच्चों तो 1 किलोग्राम विलायक बोलेंगे, बस इतना अंतर है। फार्मूला इसका भी सेम वैसे है कि मोललता बराबर W बाई M इंटू, वहां पर V होता है क्योंकि आयतन है, या यहाँ पर विलायक है इसलिए कैपिटल W है, और इंटू यहाँ से 1000 करेंगे। और W क्या है भाई, विलेय का भार है, और क्या है बच्चों M क्या है, विलेय का अणुभार है, और उसके बाद ये कैपिटल W क्या है, विलायक का भार, और इसका मात्रक क्या है, मोल प्रति केजी, मोल या फिर मोल प्रति केजी। क्यों, क्योंकि भैया 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम विलायक है, तो भैया इसलिए मात्रक भी इसमें क्या हो जाएगा, मोल प्रति केजी होगा, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस पे न्यूमेरिकल तो लिख के रख लीजिए बच्चों। हर साल अगर हम बात करें कोई भी सेट देखिए, इस पर आधारित एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, ठीक है ना। न्यूमेरिकल इस पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल देते हैं। और हाँ, इस ठंड में भी बच्चों आपको हम रेगुलर क्लासेस दे रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि इतना कम लाइक अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अंदर से थोड़ा दुख होता है कि हो सकता है कि बच्चों को हमारी वीडियो पसंद ना आ रही हो। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, ठीक है ना। चलिए यहाँ से क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों की, और ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है कि क्वथनांक में उन्नयन से क्या समझते हैं। ये परिभाषा समझने से पहले हमेशा हमें वर्ड को पकड़ना है। कह रहा है क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है बच्चों वृद्धि यानी बढ़त, और अवनमन एक इसी में आता है, क्वथनांक में अवनमन, ठीक है ना, उसको भी देखेंगे। लेकिन क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन का मतलब बढ़त होती है। अब देखिए परिभाषा क्या है, ठीक है ना। परिभाषा समझिए बच्चों कि जब
किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य मिलाने पर, ठीक है ना, कोई विलायक यानी जल है बच्चों, और जल में कोई अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ मिला दें। अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य का मतलब बच्चों जिसमें क्या है यानी चालकता का गुण ना हो, जैसे चीनी हो गया, ठीक है ना, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, तो ये अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य में आते हैं, ठीक है ना। तो किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, उन्नयन का मतलब वृद्धि बच्चों, यहाँ क्वथनांक में उन्नयन का मतलब क्वथनांक में वृद्धि, तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है बच्चों उससे कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। इसे डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं और फार्मूला होता है रसगुल्लों डेल्टा टीबी बराबर 1000 गुणे केबी गुणे यहाँ से स्मॉल डब्लू अपान एम गुणे कैपिटल डब्लू, जहां पर स्मॉल डब्लू क्या है बच्चों, विलेय का भार, पहले आपको बता चुके हैं। एम क्या है, विलेय का अणुभार, ये भी आपने देखा है। डब्लू क्या है, विलायक का भार, ये भी आपको पता है। और केबी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। ये अगर न्यूमेरिकल आएगा बच्चों इसका मान वहां पर दिया रहता है या फिर इसका मान निकालना होता है, ठीक है ना। तो ये केबी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, और डेल्टा टीबी अभी हमने बताया क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है ना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो है बच्चों सेम उसी से रिलेटेड है। देखिए उसमें क्वथनांक में उन्नयन था, इसमें हिमांक में अवनमन। करना कुछ भी नहीं है, परिभाषा में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं बच्चों। अवनमन का मतलब कमी, हिमांक यानी हिमांक में, ठीक है ना। उसमें क्वथनांक में जो वृद्धि होती थी उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, और इसमें बच्चों क्या हो जाएगा, हिमांक में जो कमी होती है उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं, है ना मजेदार। चलिए परिभाषा कैसे लिखेंगे उसको हम देखते हैं कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य मिलाने पर उसके हिमांक में जो कमी होती है उसमें क्वथनांक में जो वृद्धि होती है बच्चों उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। और इसमें क्या करना है कि हिमांक में जो कमी होती है उसे कहते हैं बच्चों हिमांक में अवनमन। उसको डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं, इसको डेल्टा टीएफ से। देखिए बी यानी बॉइलिंग पॉइंट, एफ यानी फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। बॉइलिंग का मतलब क्या है, क्वथनांक, फ्रीजिंग का मतलब क्या है, हिमांक, ठीक। तो वही चीज है, अब फार्मूला भी सेम है, जहां पर बी था बच्चों वहीं पर एफ हो जाता है। उसमें क्या है कि क्वथनांक है और इसमें फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक है, इसलिए एफ हो जाता है। फार्मूला है डेल्टा टी एफ बराबर 1000 गुणे के एफ गुणे डब्लू यानी स्मॉल डब्लू अपान एम इंटू कैपिटल डब्लू। अब देखिए स्मॉल डब्लू क्या है बच्चों, विलेय का भार, और इसके बाद एम क्या है, विलेय का अणुभार, और कैपिटल डब्लू क्या है बच्चों, विलायक का भार, और के एफ क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक है, और डेल्टा टी एफ क्या है, हिमांक में अवनमन। तो ये दोनों परिभाषा में दोनों में कोई एक जरूर पूछा जाता है, ठीक है ना। अब की साल क्वथनांक में अवनमन उन्नयन पूछा था, ठीक, क्वथनांक में उन्नयन पूछा था, तो हो सकता है बच्चों अब की बार हिमांक में अवनमन आपको मिल जाए, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर जो 12 है रसगुल्लों, इसको ताला लगा कर रखिए, छाप लीजिए भैया, क्वेश्चन टपकेगा एग्जाम में कि मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं। और इस पे अब की बार बच्चों अगर हम बात करें तो इस पे 4 नंबर का एक न्यूमेरिकल आया था, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं कि मोल प्रभाज क्या है। चलिए अब इसको परिभाषा रटने से कोई मतलब नहीं है जब तक आप समझेंगे नहीं इसको। चलिए समझते हैं बच्चों, जैसे हम यहाँ पर ध्यान देना, कोई विलयन है और इस विलयन में बच्चों मान लेते हैं कि इस विलयन में कई घटक हैं, ठीक है ना, ए है, बी है, सी है, कई घटक हैं। तो हम अगर बात करें ए का मोल प्रभाज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों कि किसी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के जो मोलों की संख्या होती है, ठीक है ना, एक घटक के मोलों की संख्या यानी ए के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल घटक के, कुल मतलब Na प्लस Nb प्लस Nc, ठीक है ना,
कुल घटक के मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है बच्चों, उसे कहते हैं मोल प्रभाज। इसे x से दर्शाते हैं। जैसे अगर हम इसमें XA का मोल प्रभाज निकालेंगे तो XA बराबर NA अपान NA प्लस NB प्लस NC। B का निकालेंगे तो यहाँ पे XB बराबर XB हो जाएगा, NB हो जाएगा, नीचे सेम रहेगा। C का निकालना चाहेंगे XC होगा, यहाँ पे NC नीचे सेम रहेगा। तो यानी क्या होता है मोल प्रभाज कि किसी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के जो मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है ना मजेदार। चलिए अब देखते हैं बच्चों हमें कैसे लिखना है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मतलब किसी एक अवयव के जो मोलों की संख्या होती है, ठीक है ना, एक अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को विलयन का मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। वही तो अभी हमने बताया ना कि किसी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में या मिश्रण में कुल मोलों की संख्या यानी कुल घटक के मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है उसे अवयव का या क्या कहते हैं, ठीक है ना, हाँ, अवयव का मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। बात समझ में आ? चलिए अब इसको कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर हमने समझा दिया है कि यहाँ पर बच्चों हम क्या है कि दो यहाँ पर Na और Nb, ठीक है ना, ये दो घटक हैं। अगर हम x1 निकालना चाहेंगे एक एक घटक के मोलों की संख्या तो भाई Na यानी A के मोल अंश होंगे, सॉरी A का यहाँ पे मोलों की संख्या और नीचे बच्चों दोनों के मोलों की संख्या, ठीक है ना। तो इस तरह से A का मोल अंश निकल आएगा। अब B का निकालना चाहेंगे तो B के मोलों की संख्या और नीचे भाई कुल मोलों की संख्या, इस तरह से हम B का मोल अंश निकालेंगे जहां पर X क्या है, A का मोल प्रभाज या मोल अंश, और उसके बाद इसमें Na क्या है, Na है A के मोलों की संख्या, XB क्या है बच्चों, B का मोल प्रभाज, और NB क्या है, B के मोलों की संख्या, ठीक है ना। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ से पूरा स्क्रीनशॉट करिए, ठीक। चलिए हो गया। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि परासरण दाब क्या है, ठीक। चलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए। पहले परिभाषा हम देख लेते हैं कि परासरण दाब क्या है। बहुत ही सिंपल है कि जब विलायक कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रवाहित होता है तो उसे परासरण कहते हैं, ठीक है ना। तथा परासरण को रोकने के लिए लगाया गया न्यूनतम दाब परासरण दाब कहलाता है, ठीक। चलिए इसको समझते हैं। जैसे एक अर्धपारगम्य झिल्ली है बच्चों, अर्धपारगम्य का मतलब क्या है, जिसमें विलय के कण तो ना जा सके लेकिन विलायक के कण आसानी से चले जाएं। जैसे भैया यहाँ पर क्या है कि जैसे यहाँ मान लेते हैं कि शहद है और एक जल है, तो भाई जल के अणु जो हैं आर पार चले जाएंगे लेकिन शहद नहीं जा पाएगा, अगर जाएगा भी तो बहुत ही धीमी गति से, बहुत कठिनता से। तो क्या होता है कि मान लेते हैं कि इधर एक विलयन है जिसका, ठीक है ना, जिसकी सांद्रता कम है और इधर एक विलयन है जिसकी सांद्रता बहुत ही अधिक है। तो वही तो कह रहा है ना कि जब विलायक कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाता है या प्रवाहित होता है, ठीक है ना, प्रवाहित होता है, वो किसके द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा। तो जब विलायक कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा प्रवाहित होता है तो इस घटना को कहते हैं बच्चों परासरण। और इस परासरण क्रिया को रोकने के लिए इस झिल्ली पर जो दाब लगाया जाता है उसी को कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं, ठीक है ना। यही तो कहा है कि जब विलायक कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रवाहित होता है तो उसे परासरण कहते हैं। तथा परासरण को रोकने के लिए लगाया गया न्यूनतम दाब जो होता है परासरण दाब कहलाता है। और इसे पाई से दर्शाते हैं। देखिए पाई, देखिए जो आपने गैस समीकरण पढ़ा होगा 11th में, PV बराबर nRT होता है, तो P के स्थान पे बच्चों यहीं पर पाई हो जाता है। P क्या है, गैस का दाब, और इसमें पाई क्या है, परासरण दाब, बस इतना अंतर है। पाई V बराबर nRT लिखिए, या पाई बराबर n नीचे लिखेंगे तो n अपान V CRT, और n अपान V बराबर होता है बच्चों C यानी सांद्रता, या इसी को पाई बराबर CRT भी लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले को हम 3 तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन आगे देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर जो 14 है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको भी आप लॉक कर लीजिए, ताला लगा कर रखिए, ताला मार कर रखिए, बोर्ड एग्जाम में टपकेगा। अब क्योंकि ये हर साल आता है बच्चों, इसमें कोई नई बात नहीं है और अब की बार भी 3 नंबर में पूछा गया था। देखिए ये जो क्वेश्चन है बच्चों, 2 नंबर 3 नंबर सभी मिक्स हैं, ठीक है ना, परेशान मत होना। ठीक, तो कह रहा है क्वेश्चन कि राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमाएं बताइए। फिर से कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से समझ लेना। देखिए राउल्ट का जो वाष्प दाब का नियम है वो क्या कहता है, बहुत ही सिंपल है बच्चों, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में, विलायक का मतलब हमने बताया ना कि जैसे जल हो गया, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, जैसे हमने बताया ना यूरिया मिला दिया, कुछ भी ग्लूकोज चीनी, ये अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यानी विलयन के वाष्प दाब में बच्चों जो कमी होती है, ठीक है ना, उसमें उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। कुछ मत समझिए, बस ये फार्मूला देखिए, इसको देखिए P0 माइनस PS अपान P0, ये क्या है, इसको पूरे को बोलते हैं बच्चों वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो राउल्ट का नियम ये कहता है कि जब किसी विलायक में हम अवाष्पशील पदार्थ मिला देंगे बच्चों, तो वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होगा वो मतलब मोल अंश या ये विलेय के मोल अंश या मोल प्रभाज के बराबर होता है। मोल अंश में यही तो हमने बताया ना, जैसे n है, यानी ये मान लेते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या, और कैपिटल N है तो विलायक के मोलों की संख्या। तो भैया ये क्या हो जाएगा कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मोल अंश या मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक है ना। यदि विलयन तनु हो जाए बच्चों तो n प्लस n बराबर केवल कैपिटल N लिखते हैं। जब विलयन तनु हो जाए तब ये फार्मूला कुछ इस तरह से बनता है, P0 माइनस PS अपान P0 बराबर n अपान, यानी स्मॉल n अपान कैपिटल N। देखिए स्मॉल n क्या है, ये है बच्चों विलेय का मतलब विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल N क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। अब देखिए इसी फार्मूले को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, या P0 माइनस PS अपान P0 बराबर, अब देखिए n बराबर क्या होता है, n बराबर हमने बताया n क्या है, मोलों की संख्या, तो भैया भार बटे अणुभार होता है रसगुल्लों, तो ये n बराबर W बाई M, फिर नीचे यहाँ पर बटे है और कैपिटल N है तो इसको भी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कैपिटल W अपान कैपिटल M, तो ये मान उलट जाएगा तो कैपिटल M ऊपर चला जाएगा। तो इसी से बच्चों ये फार्मूला बना है और इसी फार्मूले पर इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अब जहां पर हम कुछ सैंबल हैं बच्चों उनको पहले देख लेते हैं। P0 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक है ना, और PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब, S मतलब सॉल्यूशन, PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब। कैपिटल यहां से पहले देख लेते हैं, स्मॉल W क्या है बच्चों, विलेय का भार, कई बार बता चुके हैं। स्मॉल m क्या है, विलायक का अणु मतलब विलेय का अणुभार, और कैपिटल W क्या है, विलायक का भार, और कैपिटल M क्या है बच्चों, विलायक का अणुभार, ठीक है ना। चलिए तो ये तो रहा कि राउल्ट का नियम, तो राउल्ट का जो नियम कहता है बच्चों पहले उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक हो गया बच्चों। चलिए अब हम देख लेते हैं राउल्ट के नियम की जो सीमाएं हैं कि राउल्ट का नियम किसके लिए लागू होता है और क्या कहता है। राउल्ट का जो नियम है बच्चों कि यह तनु विलयन पर लागू होता है, यानी ये सांद्र विलयन पर नहीं लागू होगा, इतना ध्यान देना। क्या बोल रहे हैं, ध्यान देना, अरे काहे का भैया, ठंडी में जुबान भी गड़बड़ हो रही है, खैर कोई बात नहीं। चलिए दूसरा क्या है बच्चों, यह नियम अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है, जैसे हमने बताया ना यूरिया है, ग्लूकोज का विलयन है, उसके बाद चीनी का विलयन है, इन्हीं पर लागू होगा। तीसरा है यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है, जैसे NaCl है, HCl है, H2SO4, तो इनके विलयन पर ये नियम काम नहीं करेगा। ओके बबुआ, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, और ये क्वेश्चन नंबर जो 15 है बच्चों ये है वैद्युत रसायन चैप्टर से, ठीक है ना, तीसरे चैप्टर से, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा दीजिए। चलिए इसको समझने से पहले बच्चों हम समझते हैं सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट। जैसे एक ये सेल है, ठीक है ना, एक सेल है बच्चों,
और यहाँ पर हमने इनमें इलेक्ट्रोड डुबो दिया। अब इलेक्ट्रोड का मतलब कोई धातु की छड़ है, ठीक है ना, जैसे कॉपर की हो, जिंक की हो, एजी की हो, एयू किसी की भी मान लीजिए, और ये सॉल्यूशन है, विलेन है। और हम मान लेते हैं, देखिए ध्यान से समझना, कह रहा है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है, कि जब किसी धातु की छड़ को किसी विलयन में डुबोया जाता है बच्चों, तो इस इलेक्ट्रोड और इस विलयन के बीच में एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। यानी इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होने वाले विभव को क्या कहते हैं रसगुल्लों? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। लेकिन कह रहा है कि मानक इलेक्ट्रोड, मानक का मतलब एक स्टैंडर्ड वैल्यू। मानक में क्या होता है, केवल इतना जोड़ना है बच्चों, 25 अंश सेल्सियस ताप जोड़ देना है, और इस विलयन की जो सांद्रता जोड़ देना है 1 मोलर। यानी एक नई परिभाषा यहां से पैदा हो गई। अब हो गया कि मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव को बच्चों कैसे लिखेंगे, चलिए उसको समझते हैं। 25, ध्यान से देना कि जब 25 अंश सेल्सियस पर, 25 अंश सेल्सियस ताप पर किसी धातु की छड़ को 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोते हैं। हमने क्या कहा कि 25 अंश सेल्सियस ताप पर धातु की किसी छड़ को, ठीक है ना, 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में जब डुबोते हैं, तो इस इलेक्ट्रोड और विलयन या धातु आयन के बीच में जो विभवांतर लगता है उसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। समझ में आया रसगुल्लों? हमने क्या कहा कि 25 अंश सेल्सियस ताप पर 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में जब किसी इलेक्ट्रोड को डुबोया जाता है, तो इलेक्ट्रोड और इस धातु आयन के बीच में या फिर विलयन के बीच में एक विभवांतर स्थापित होता है, और उसी को कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। चलिए हम देख लेते हैं कि अपनी परिभाषा कैसे हमें लिखना है। क्या कह रहा है कि 25 अंश सेल्सियस पर जब किसी धातु को उसके किसी लवण के 1 मोलर विलयन में डाला जाता है, यानी वही चीज 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में, मतलब वही है कि 1 मोलर विलयन में डाला जाता है, तो विलयन में धातु तथा धातु आयन, धातु आयन का मतलब वही विलयन, ठीक है ना, क्योंकि धातु में धातु का आयन हो जाएगा, जैसे ZnSO4 है बच्चों, तो Zn पे क्या है भैया, प्लस चार्ज है, और उसके बाद SO4 पे माइनस चार्ज होता है, हालांकि इस पे 2 है, ठीक है ना। तो वही चीज कह रहा है कि 25 अंश सेल्सियस पर जब किसी धातु की छड़ को या धातु को उसके लवण के 1 मोलर विलयन में डाला जाता है, तो इस धातु और धातु आयन बोलिए या फिर विलयन के बीच में उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, और इसे बच्चों E0 से दर्शाते हैं। है ना क्वेश्चन मजेदार? चलिए स्क्रीनशॉट मारिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 ये भी छाप के रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अब के साल भी पूछा गया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर जो 16 है बच्चों, वो कह रहा है, देखिए 2 तरह से ये क्वेश्चन आता है। एक तो इलेक्ट्रोड विभव E तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 में संबंध लिखिए, ये करके पूछेगा, या फिर कहेगा बच्चों निर्नष्ट या फिर नष्ट, इसी को कहते हैं निर्नष्ट समीकरण को प्रयुक्त प्रतीकों के साथ लिखिए। अब देखिए बच्चों, एक क्या है Mn यानी धातु आयन है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर, देखिए धातुओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है ना। तो ये क्या है बच्चों, अपचयन प्रक्रिया को दर्शा रहा है। ये एक धातु है और ये धातु आयन है, ठीक है ना। ये धातु मतलब इलेक्ट्रॉन इस पे है और इस पे ये यानी धातु आयन की ये सांद्रता है। इसके लिए जो निर्नष्ट समीकरण होगा बच्चों, वो हो जाएगा E बराबर E0। अब यहाँ से E क्या है, Mn, और M ये क्या है, इसका आयन है, तो E बराबर E0 माइनस 0.0591 बटे n इंटू log बेस 10 होता है 1/m n की पावर, मतलब n पे प्लस चार्ज, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों, इसको हम प्रतीकों को समझ लेते हैं। और इस पे बच्चों अब की बार 3 से 4 सेट में इसी वाले पे, इसी फार्मूले पे न्यूमेरिकल आया था, हमने न्यूमेरिकल वाले सीरीज में बताया भी है, अच्छे से आप देख लेना, ठीक है ना। तो वहां पर अच्छे से इसको समझाया है, नहीं तो निर्नष्ट समीकरण के लिए अलग से भी वीडियो है, लेकिन हमें ज़्यादा भटकना नहीं है, केवल इतना समझिए कि निर्नष्ट समीकरण क्या है। तो E बराबर बच्चों E0 माइनस 0.0591 बटे n, फिर log 1/m, फिर n पे प्लस चार्ज, ठीक है ना। अब देखिए E
एम एन पे प्लस अपान एम, यानी ये क्या है, इलेक्ट्रोड विभव है, अभी पहले ही बताया। और ई नॉट क्या है बच्चों, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है। और एम के ऊपर जो एन है बच्चों वो क्या है, वो क्या दर्शाएगा, ये दर्शाता है कि धातु आयन की मोलर सांद्रता, अभी हमने बताया ना मोलर सांद्रता है। और एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों का इसमें क्या है, सहयोग हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये होता है नैनस समीकरण, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। ध्यान से समझना, विशिष्ट चालकता क्या है और मोलर चालकता क्या है। देखिए, विलयन की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता या फिर चालकता कहते हैं। इसे के यानी कप्पा दर्शाते हैं, स्मॉल में के लिखिए या फिर इसको कप्पा कहते हैं, इसे कप्पा से दर्शाते हैं, ठीक है ना। यानी कप्पा बराबर 1/रो। अब रो क्या है बच्चों, हमने बताया ना, रो क्या है, ये प्रतिरोधकता है, ठीक है ना। और प्रतिरोधकता बराबर होता है, ठीक, प्रतिरोधकता बराबर होता है RA/L, ठीक है ना। रो बराबर RA/L होता है, तो कप्पा बराबर हो जाएगा इसी से फार्मूला बच्चों K बराबर L/RA। और इस पे न्यूमेरिकल भी अब किस साल पूछा गया था और परिभाषा तो पूछा ही था, ठीक है ना। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में आता है, इसको अच्छे से देख लेना। अब जहां यहाँ पे प्रतीकों को भी हम समझ लेते हैं बच्चों, ताकि आपको न्यूमेरिकल में प्रतीक को भी समझने में कोई दिक्कत ना हो बच्चों। रो क्या है, प्रतिरोधकता हमने बताया भी ना, ठीक है ना। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध बोलिए, प्रतिरोधकता बोलिए। और आर क्या है, प्रतिरोध है। ए क्या है बच्चों, क्षेत्रफल है। एल क्या है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है, ठीक, जो सेल में इलेक्ट्रोड डूबे होते हैं ना, अभी जैसे मानक इलेक्ट्रोड विभव में समझाया, उन्हीं के बीच की ये दूरी है। और इसका मात्रक होता है बच्चों मोह प्रति सेमी या फिर साइमन प्रति सेमी या प्रति ओम प्रति सेमी, ठीक है ना। इसके मात्रक को बच्चों आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि मात्रक भी अब की बार बहुविकल्पी में 2 सेट में पूछा था इसी का मात्रक। तो ये रहा रसगुल्लों विशिष्ट चालकता, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया। अब हम देख लेते हैं कि मोलर चालकता क्या है। मोलर चालकता क्या है, ध्यान से समझना। मोलर चालकता क्या है कि बच्चों इसको पहले परिभाषा समझिए कि 1 मोल विद्युत अपघट्य के किसी विलयन में, ठीक है ना, यानी 1 मोल है और 1 मोल को हम किसी विद्युत 1 मोल विद्युत अपघट्य को, और विद्युत अपघट्य का मतलब होता है रसगुल्लों ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित हो सके, जैसे नमक का घोल हो गया, और जैसे हमने सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, और क्या कहते हैं नाइट्रिक एसिड हो गया, या फिर हम कह लेंगे उसको हाइड्रोजन क्लोराइड, कुछ भी बोलिए, यानी जिसमें क्या है धातु, यानी जिसमें चालकता का गुण हो, ठीक है ना। तो ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित की जा सके उसे कहते हैं विद्युत अपघट्य। जब 1 मोल विद्युत अपघट्य को किसी विलयन में घोलने पर विलयन में उत्पन्न आयनों के कारण जो चालकता होती है उसे कहते हैं मोलर चालकता। जैसे समझिए बच्चों, जैसे हम मान लेते हैं कि कोई क्या है, यहां पर कोई विलयन भरा है सॉल्यूशन, और इसमें हमने 1 मोल NaCl घोल दिया। अब इस NaCl में घोलेंगे तो बच्चों Na इसमें जाता है, जैसे घोलेंगे Na प्लस में टूट जाएगा और Cn माइनस। तो इनके आयनों के द्वारा, इन विद्युत अपघट्य के आयनों के द्वारा इसमें जो भी चालकता होगी बच्चों उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, मोलर चालकता। वही कह रहा ना कि 1 मोल विद्युत अपघट्य को किसी विलयन में घोलने पर विलयन में उत्पन्न आयनों के कारण जो चालकता होती है उसे मोलर चालकता कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसको लेमडा m से दर्शाते हैं। तो लेमडा m बराबर होता है के यानी कप्पा है, के गुणे 1000 बटे यहाँ से कैपिटल M, जहाँ पर के क्या है, विशिष्ट चालकता है, और M क्या है बच्चों, विलयन की मोलर सांद्रता यानी मोलरता मान लीजिए, ठीक है ना। अब इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसके जितने मात्रक हैं सबको लिख लिया है। मात्रक क्या, मोहो सेमी स्क्वायर प्रति मोल, या फिर बच्चों साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल, या फिर प्रति ओम सेमी स्क्वायर प्रति मोल, या इसको साइमन सेमी को इसे ऐसे लिखेगा कैपिटल S फिर सेमी स्क्वायर प्रति मोल। तो ये रहा मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल देते हैं, इसको अच्छे से देख करके जाना बच्चों। वक्त बिल्कुल नहीं है, ठंडी बहुत ज़्यादा है, और ऐसे ठंड में
अगर तैयारी अगर आपकी अच्छी ना हो पाए तो भैया फरवरी से एग्ज़ाम है, मान के चलिए बिल्कुल एकदम सीन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, फिर आपको रोना पड़ेगा बाद में। तो ऐसा काम ना करना पड़े, इसलिए अच्छे से तैयारी करिए। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है और इसके लक्षण लिखिए। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है बच्चों? धात्विक व मतलब धात्विक बोलिए या फिर धातु बोलिए, ठीक है ना। देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है, पहले समझ लीजिए बच्चों, विद्युत रासायनिक श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड के एक बढ़ते क्रम में रखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है ना, हाइड्रोजन है और उसके बाद हाइड्रोजन ये मिडल वाला माना जाता है और इसके ऊपर धातु है और इसके ऊपर धातु, और ऊपर से नीचे बच्चों यानी इसमें जो वैल्यू होंगे ऊपर माइनस में होते हैं और हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 हो जाता है और नीचे जो होते हैं प्लस में होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो धातुओं तथा अधातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में या उनके बढ़ते क्रम में रखने पर, ये बढ़ता हुआ क्रम है ऊपर से नीचे बच्चों, बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी बनती है उसी को कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड उसे कहते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं कैसे परिभाषा लिखेंगे बच्चों कि धात्विक तथा या आधात्विक तत्वों को, धात्विक व आधात्विक तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव, वही मानक इलेक्ट्रोड विभव के एक व्यवस्थित क्रम में रखने से जो श्रेणी बनती है उसे कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है ना। यानी इनके एक व्यवस्थित क्रम में रखने पर, व्यवस्थित ही क्रम तो है भैया क्योंकि पहले माइनस वाले हैं फिर 0 है फिर प्लस वाले हैं, यानी बढ़ता हुआ क्रम है, तो इनके मानक इलेक्ट्रोड के एक व्यवस्थित क्रम में रखने पर, ठीक है ना, जो श्रेणी बनती है बच्चों उसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर Na रखेंगे, ठीक है ना, लिथियम रखेंगे, सोडियम रखेंगे, मैग्नीशियम रखेंगे, कैल्शियम रखेंगे, जिंक वगैरह रखेंगे, फिर इसके बाद H के नीचे Fe रखेंगे, Ag रखेंगे, Au रखेंगे, इस तरह से, ठीक है ना। यही चीज़ है कि धात्विक व आधात्विक तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के एक व्यवस्थित क्रम में रखने से जो श्रेणी बनती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण क्या है बच्चों? देखिए लक्षण ज़्यादा आता है, परिभाषा कम पूछा जाता है। लक्षण क्या है कि श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक गुण क्या है? कम होते हैं। देखिए इनका मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस से प्लस हो रहा है, लेकिन जैसे ही ये बढ़ता जाएगा बच्चों इलेक्ट्रोड विभव, ये यानी जैसे ही यहाँ से ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाएंगे वैसे अपचायक गुण कम होता जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पहला लक्षण ये है कि ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के अपचायक गुण कम होते हैं, ठीक है ना, यानी कम हो जाते हैं। और अगला है कि ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने का जो गुण है वो भी कम होता जाता है, ठीक। और तीसरा क्या है बच्चों कि जिस धातु का मानक अपचयन विभव कम होता है उसका हमेशा क्या है? एनोड बनाते हैं। यानी जिस धातु का मानक अपचयन विभव कम होता है उसका हमेशा एनोड बनाते हैं, ठीक है ना। जो ध्यान से समझना, ठीक, कैथोड एनोड बनता है, आपने देखा होगा। देखिए यहाँ पर हमने Cu लिखा, ज़्यादातर यहाँ पर जिंक वगैरह, क्यों? क्योंकि ये ऋणात्मक में है और इन्हीं का ज़्यादातर एनोड वगैरह बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये रहा विद्युत रासायनिक श्रेणी और उसके लक्षण। चलिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोलराउस का नियम क्या है। देखिए बच्चों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें कोलराउस का नियम और इसके अनुप्रयोग, तो इसको हमने लॉन्ग में भी देखा है, उसमें बहुत सारे बच्चों ने प्यार दिया है, लगभग 80-90 हज़ार स्टूडेंट ने उस वीडियो को देखा है। तो आप भी देख सकते हैं कि कोलराउस का नियम, मोनू सर सर्च करिए आ जाएगा, पूरा लॉन्ग में देखना है तो, ठीक है ना। पहले नियम देख लेते हैं क्या है, बहुत ही सिंपल है। कोलराउस का जो नियम है बच्चों क्या कहता है? इस नियम के अनुसार ध्यान से समझना, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता है, इनफाइनाइट है बच्चों तो अनंत तनुता है, तो इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता है, मान लेते हैं NaCl है, और इसकी जो मोलर चालकता है उस विद्युत अपघट्य के धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक मोलर सांद्रताओं या चालकताओं के योग के बराबर होती है। मतलब ये है, सीन इतना है बच्चों, ऐसे इसमें NaCl
है। और NaCl की जो अनंत तंतुता पर इसकी जो मोलर सांद्रता होगी, यानी अनंत तंतुता पर जो बच्चों NaCl की मोलर सांद्रता होगी, इस विलयन में जब ये टूटेंगे तो भैया Na प्लस पे हो जाएगा और Cl माइनस पे हो जाएगा। तो बच्चों इन आयनों के यानी जो विद्युत अपघट्ट होगा, विद्युत अपघट्ट के आयनों के Na प्लस है ना, तो विद्युत अपघट्ट के आयनों के अनंत चालकता के या तनुता के क्या होता है, योग के बराबर होता है। तो भैया यही तो है ना, Na प्लस है, Na माइनस है, मतलब Cl माइनस है। यही तो कहा ना कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता है, उस विद्युत अपघट्ट के धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। यही कोलराउस का नियम है, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में बच्चों ये 4 नंबर में भी पूछा जाता है जब अनुप्रयोग पूछता है, ठीक ना। अदरवाइज ये 2 ही नंबर में आता है। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, सेल स्थिरांक क्या है और सेल स्थिरांक तथा चालकता में संबंध लिखिए। ये भी क्वेश्चन 2022 में आया था कि सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, ये जो है हमने बताया ना 7 सेट बनते हैं, तो 7 सेट में ये मान के चलिए बच्चों, जो आज हम 20 क्वेश्चन देखे हैं, इनमें से कहीं ना कहीं लगभग 15 क्वेश्चन आपको इधर उधर, ठीक है ना, हर एक सेट में मिल ही जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि बार बार बोल रहे हैं कि इनको आप बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर लेना रसगुल्लों, ठीक है ना। चलिए देखते हैं सेल स्थिरांक क्या है। सेल स्थिरांक क्या है कि सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। देखिए, सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बोले तो L तथा इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल यानी A के अनुपात को क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। और इसे x से दर्शाते हैं, ठीक है ना। जहां L क्या है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, A क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोड के तल का क्षेत्रफल है, और इसे x से दर्शाते हैं। x क्या है, सेल स्थिरांक। मात्रक क्या हो जाएगा भाई, लंबाई का मात्रक मीटर और इसका भी मात्रक मीटर स्क्वायर। तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्रति मीटर, या फिर सेमी में रहेगा तो बच्चों प्रति सेमी लिखेंगे, नहीं सेमी इनवर्स 1 लिखिए या फिर प्रति सेमी लिखिए। अब देखिए, एक चीज और पूछा था कि सेल स्थिरांक तथा चालकता में संबंध, और इस फार्मूले पर बच्चों ये संबंध जो है, इस पे क्वेश्चन भी यानी न्यूमेरिकल भी अब की साल पूछा गया था 2 सेट में। देखिए, चालकता बराबर होता है चालकत्व गुणे सेल स्थिरांक, ठीक है ना। चालकता बराबर चालकत्व गुणे सेल स्थिरांक। देखिए, चालकता को हम K से दर्शाते हैं बच्चों, कप्पा, ठीक है ना, और बराबर चालकत्व को हम C से दर्शाते हैं इनटू सेल स्थिरांक को X। तो K बराबर CX होता है, या फिर K बराबर चालकता बराबर 1/R, ठीक है ना, इनटू X होता है। क्यों, क्योंकि C बराबर 1/R के होता है, इतना आप याद रखिए। तो ये रहा बच्चों सेल स्थिरांक तथा चालकता में संबंध। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, हो गया ना। तो बस बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है रसगुल्लों, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि भैया विदाउट एनी कॉस्ट हम आपको अगर ऐसा कंटेंट दे रहे हैं, ऐसी आपकी तैयारी करवा रहे हैं, तो गुरु दक्षिणा में तो इतना तो कर दीजिए ना। आपसे इतना हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। पता नहीं क्या आपके मन में चलता है। खैर, आपकी मर्जी। मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। बाय बाय, लव यू, टेक केयर। और हाँ, इसकी जो PDF है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है टेलीग्राम की, वहां से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम में इसकी PDF मिल जाएगी।